नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका साथ सबका विकास। मैं हूं अर्जुन और माहेश्वरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया नाटक, जो कि अंधेर नगरी। इस नाटक की रचना भारतेंदु जी ने अंग्रेज शासन व्यवस्था के समय किए थे, यानी अंग्रेजों के समय में इसकी रचना किए थे 1981 में। ठीक है, तो यह तो साधारण रूप से एक भ्रष्ट राजा की कहानी है, परंतु व्यंग या ब्रिटिश शासन व्यवस्था के ऊपर व्यंग किया गया, उनकी शोषण नीति तथा जो भारत से धन ब्रिटिश ले जा रहे हैं उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है। अंधेर नगरी, चौपड़ राजा, टके सिर फाजी टके सिर खाजा। इसका मतलब है साधारण रूप से क्या है कि जिस नगर में अंधे शासन व्यवस्था होता है या राजा भ्रष्ट रहता है तो वहाँ की शासन व्यवस्था भी अच्छा नहीं रहता और वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो इसका अध्ययन करते हैं। ये यूजीसी नेट में लगा हुआ नाटक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी समर्पण में यहाँ पर लिखते हैं, मान्य योग्य नहीं होत कोई कौरव पद पाए, मान योग नरते जे केवल परहित जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति दे देगा और पूछ देगा कि यह किस नाटक की पंक्ति है। ठीक है, मान्य योग्य नहीं हो तो कोई करो पद पाए, मान्य योग्य नरते केवल परहित जाए। छेद चंदन चूत चंपक बने, रक्षा करी रद्रु में, हिंसा हंस मयूर कोकिले, काकेशु लीला रति। संस्कृत में लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। मांतगेन करक्रय समतूला कर्पूरा कार्पाशयो, ऐसा यत्र विचारणा गुणी गणे देशाय तस्मै नमः। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से ये समर्पण में यह लिख कर स्टार्ट किए हैं अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष का 1881 में। यह 6 अंक विशिष्ट नाटक है। ठीक है, यह 6 अंक में विभाजित किया गया है और ये किस शैली में लिखा गया? प्रहसन शैली में। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान देना। ठीक है, इंपोर्टेंस, ये भी इंपोर्टेंस है। लिखे गए और इस नाटक में तत्कालीन समय की में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। तो उस समय देखो, जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था प्रचलित था, तो उस समय जो सत्ता था, सत्ता किसके सत्ता? उस समय के जो शासन व्यवस्था ब्रिटिशों का, उनकी विसंगतियों को दर्शाया गया है, उनकी मूर्खता को, और उसमें उपजी परिस्थिति को व्यंग के माध्यम से चित्रित किया गया है, यानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है ये। ठीक है, यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा 1 दिन में लिखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, कितने दिन में लिखा गया था? 1 दिन में रचा गया था और उसी दिन दशाश्वमेध घाट पर खेला भी गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो पूछ लेगा कि अंधेर नगरी नाटक कितने दिन में लिखा गया था? 1 दिन में लिखा गया था। और ये कहां पर खेला गया था? दशाश्वमेध घाट पर। ठीक है, कहा जाता है कि यह भी कहा जाता है कि भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए यह नाटक लिखे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भारतेंदु किसी एक जमींदार को देखकर उसे सुधारने के लिए यह नाटक लिखे थे। और ये कौन सी शैली में लिखा गया था? प्रहसन शैली में लिखा गया था और इसे भारतेंदु जी प्रहसन भी कहते हैं। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका विषय वस्तु क्या है? 5, मनोरंजन को आधार बनाकर तत्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रभाव किया गया। इस नाटक को पढ़ेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, लेकिन यह तत्कालीन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया गया है, व्यंग किया गया है। ब्रिटिश शासन पर व्यंग किस पर किया गया है? ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया है। तो यहाँ पर क्या गया? शासन की भ्रष्टता। तो उस समय जो ब्रिटिश शासन थे, उस समय की भ्रष्टता, जैसे काले और गोरे का फर्क बांटते थे वो लोग, फिर अपने ही
वो लूटने में लगे हुए होते हैं कि राजा जो बोल देगा वही न्याय संगत होगा, भले ही वो अन्याय की तरफ हो, लेकिन उस समय के जो शासक थे वो उनके हिसाब मनमानी शासन कर देते। धार्मिक विसंगतियां, तो धर्म को आधार बनाकर जो विसंगति फैलती थी उसको, और हिंदुस्तान की कमियां, केवल ये ब्रिटिश शासन की विसंगति को नहीं वर्णन करते, बल्कि हिंदुओं की जो हिंदुस्तान की जो कमियां थी, उस समय जो राजा थे वो क्या होते, ब्रिटिश शासन के गुलाम बन गए थे। वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के जो लीडर थे उनको जिस तरह से नचाते थे वो उस तरह नाचते थे। उनकी कमियों को भी यहाँ पर इंगित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनने की नसीहत दी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ पर भारतेंद्र जी बताते हैं कि लालच छोड़ो भैया, लालच बुरी बला है, उसको छोड़ दो, और क्या बनना है, हमें ज्ञानी बनना है और समझदार बनना है। ठीक है, उसके नसीहत से भी लिखा गया है। इस नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खोलते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आदर्शहीनता, तो आदर्श भावना की कमी देखने को मिलता है, अनैतिकता, नैतिक विचार की कमी देखने को मिलता है, मानसिक गुलामी, मानसिक रूप से गुलाम, यानी मान लिए हम मन से ही मान लिए कि हम भैया गुलामी करेंगे, करो भाई। ठीक है, मानसिक गुलामी का खाका खोलते हुए असत्य पर, अगर हम असत्य के मार्ग पर है तो क्या होगा, हार जरूर होगा। तो असत्य पर सत्य का विजय, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो असत्य था उस पर सत्य का विजय। तो क्या असत्य था इसमें, जो गोवर्धन दास को लेकर फांसी चढ़ा रहे थे बिना मतलब के, बिना कोई दोष था उसका, तो क्या हुआ, रात में अंत में गुरुजी आए और सीधा राजा को ही फांसी में लटका दिए। तो नाटक नोट, इसको नोट करना है। प्रसन्न में कुल कितने पात्र हैं, 28 पात्र हैं। ठीक है, उस पात्र का संक्षिप्त थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यहाँ पर महंत एक साधु है। ठीक है, गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य, मोस्ट इंपोर्टेंट। गोवर्धन दास क्या है, महंत का लोभी शिष्य। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य, यानी महंत का ये दो शिष्य है, गोवर्धन दास और नारायण दास। कबाब वाला जो कबाब विक्रेता है। घासी राम चना बेचने वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो घासी राम क्या बेचता था पूछ लेगा। नारंगी वाला, नारंगी बेचने वाला। हलवाई मिठाई बेचने वाला। कुजड़ीन सब्जी बेचने वाली, यानी ये महिला थी। ठीक है, कुजड़ीन क्या बेचती थी, इंपोर्टेंट सही है, सब्जी बेचती थी। ठीक है, फिर आता है मुगल मेप और फल बेचने वाला। पाचक वाला ये चूरन विक्रेता, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका याद रखना। पाचक वाला क्या बेचता था, चूरन बेचता था, और इसका जिक्र बाद में, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये। मछली वाली मछली बेचने वाला, ये एक महिला है। ठीक है, महिला पात्र। जात वाला, जो आप कौन बिकता है, जाति बिकने वाला, ये ब्राह्मण था। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान देना। राजा चौपट राजा, मंत्री चौपट राजा का मंत्री, दो नौकर थे, राजा के दो नौकर है ये। ठीक है, फिर आता है फरियादी, राजा से न्याय मांगने वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर इसकी बकरी मर जाती है तब वो राजा के पास न्याय मांगते हैं, दुआइयो महाराज मुझे न्याय दीजिए। ठीक है, कल्लू, कल्लू बनिया, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो कल्लू बनिया की दीवार गिर गई थी, जिसकी दीवार पर जो दीवार गिर गई थी इसकी, है ना, हो गया। कारीगर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला। ठीक है, चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला। ठीक है, भिस्ती दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला। कसाई भिस्ती के लिए मशक बनाने वाला। गडरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला। चार सिपाही, राजा के चार सिपाही यहाँ पर है। कोतवाल, कोतवाल ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको फांसी की सजा दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, माली का वर्णन किया गया, बनिया यहाँ पर। यह नाटक सदैव प्रासंगिक है क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता, मनमानापन अब भी कायम है। तो इस नाटक में सदैव प्रासंगिक है, यानी
जिस भी स्थिति में इस नाटक को देखेंगे, ये बहुत पहले लिखा गया था, यानी लगभग ब्रिटिश शासन के समय 1881 में लिखा गया था, लेकिन आज भी जब देखेंगे इस नाटक को आज के संदर्भ में तो ये प्रासंगिक लगता है, क्योंकि इसमें अन्याय को दिखाया गया जो कि आज भी है, भ्रष्टता को दिखाया गया जो आज भी हमें देखने को मिलता है शासन व्यवस्था के क्षेत्र में, विवेक शून्यता, मनमानापन नेता राजनेता लोग आज भी अपने मनमानी कर रहे हैं। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह, तो ये नीति उपदेश देकर पाठकों को जगाने का जागरूक कर रहे थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था तो उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये अंधेर नगरी नाटक लिखे थे। डायरेक्ट नहीं बोलते, इनडायरेक्टली व्यंग के रूप में लिखे थे। अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतेंदु ने कोई परहेज नहीं किया, यानी भारतेंदु ने अन्य भाषाओं से भी शब्द लिए हैं। ठीक है, यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाला नाटक में से एक है। तो आज भी ये बहुत सारे, इस नाटक को बहुत लोग खेले जाता है, यानी नाट्य रूप से यह नाटक अच्छा है। इसका क्या, नाट्य मंचीयता की दृष्टि में बढ़िया है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत और नीति वाचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पारसी थिएटर, इसका पारसी थिएटर का प्रभाव पड़ा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसमें भारतीय नाटक का तो प्रभाव पड़ा है, पारसी थिएटर का भी प्रभाव पड़ा है। किसके, हलवाई वाले पात्र का जो तुकबंदी देखकर। इस नाटक में कुल 6 अंक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये अंक को, ये जो 6 अंक है, इसको क्रम में हमें याद रखना है। ठीक है, क्रम में पहला अंक बाह्य प्रांत, यानी नगर के बाहर, नगर के बाहर। ठीक है, बाह्य प्रांत। दूसरा अंक क्या है, बाजार है, एक बाजार जहां पर दुकान बाजार बहुत सारे हैं, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तीसरा अंक जंगल है, याद रखो, पहला बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल है, चौथा राजसभा, पांचवा अरण्य जहां पर गोवर्धन दास बैठकर लड्डू खा रहा था। ठीक है, और अंत में श्मशान जहां पर गोवर्धन दास को फांसी देने के लिए लिया गया था। ठीक है, इसको क्रम में रखना है। यूजीसी नेट का ये फेमस क्वेश्चन है कि ये दे देगा अलग अलग हिसाब से और इसको क्रम में रखो, पूछ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अंक हम पढ़ेंगे बाह्य प्रांत। देखो ये बाह्य प्रांत में महंत जा रहे हैं, महंत उनके शिष्य गोवर्धन दास और ये कौन, नारायण दास। ठीक है, इसमें महंत, नारायण दास एवं गोवर्धन दास प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्य को अधिक लोभ ना करने का उपदेश देते हैं। तो महंत जी अपने दोनों शिष्य को भिक्षा मांगने के क्रम में कहते हैं कि देखो बाबू, अधिक लोभ नहीं करना है, क्योंकि लोभ से क्या होता है, पाप की वृद्धि होती है। ठीक है, महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। तो यहाँ पर महंत जी अपने दो चेले गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ गाते हुए आते हैं। ठीक है, सब एक साथ गाते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कौन से अध्याय में है, या हाँ कौन से अध्याय है, पहला अध्याय में है, पहला अंक में, कौन से अंक में है, पहला अंक में है। और किस पात्र के द्वारा गाया गया है, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। ये महंत भी गा रहे थे, गोवर्धन दास भी महंत, क्योंकि उसका फॉलो कर रहे थे वो। राम के भजे से गणिका तर गई। तो यहाँ पर देखो गणिका नामक एक राक्षस का वर्णन किया गया है, तर गई। राम के भजे से गीत गति पाई, गीत की मुक्ति होने की बात कह गया, यानी
राम के भजन करने से गणिका नामक राक्षस भी मुक्ति पा गया, और राम के भजने से क्या है, गीत भी गति पा गए, उसको परमात्मा के पास चले गए। राम के नाम से काम बने सब, हम राम के नाम जपेंगे तो हमारा सब काम बन जाएगा। राम के भजन बिनु सब हीन साई। तो गुरु कहते हैं कि राम के भजन बिना सब हीन सा, ठीक है। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कूल, ये पंक्ति पूछ सकता है, ठीक है। कौन से कैरेक्टर आए यहाँ पर, सूरदास। तो पहले कौन आए यहाँ पर, पहले आ गया गणिका नामक राक्षस, गणिका, फिर आया गीत, फिर सूरदास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भये कवि कुल राई। राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भजी रघुराई। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का भी जिक्र किया गया है, तुलसी जी का भी जिक्र किया गया है। गोवर्धन दास, तो गुरुजी ये सब बताने के बाद गोवर्धन दास को कहते हैं कि गोवर्धन दास बच्चा तुझे किस ओर जाना है। गोवर्धन दास को ये भेज दिए पश्चिम की ओर, और नारायण दास को पूरब की ओर जाने को आदेश दिया कि तुम लोग एक पश्चिम की ओर जाओ और दूसरा नारायण दास तुम पूरब की ओर जाओ और भिक्षा लाओ। अगर हमें भिक्षा मिले तो शालिग्राम, तो उनका आराध्य देव कौन थे, शालिग्राम जी को भोग लगाएंगे हम, ठीक है। गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूं, यहाँ लोग बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। जब गोवर्धन दास ऐसा बोलता है कि गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से बहुत भिक्षा लाऊंगा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मालदार है। तो महंत जी कहते हैं बच्चा बहुत लोभ मत करना, कि ज्यादा लालच मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक फेमस पंक्ति है, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावन मान। किसने कहा, महंत जी अपने शिष्य को बता रहे हैं कि बच्चा लोभ मत करना, और ये पंक्ति गाते हैं कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावन मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निधान। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार दिया गया है, इसका मतलब ये PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा बोला गया है या किसका कथन है, ठीक है। दूसरा अंक बाजार का है। बाजार का दृश्य देख सकते हैं यहाँ पर कबाब वाला है, यहाँ पर क्या घासीराम चना वाला है, हलवाई है, कुचड़ीन है, मेवा विक्रेता है, ठीक है। इस चित्र में भी बहुत सारे मार्केट दिखाया गया है और यहाँ पर जो बेचने वाला है या कबाब वाला है, ठीक है। बाजार की इस दृश्य में कबाब वाला, नारियल वाला, घासीराम, जो चना विक्रेता। तो देखो बाजार की दृश्य में इसको हमें क्रम में देखना पड़ेगा बाबू। तो पहले कौन आता है, तो ये याद रखना है, बाजार में पहले आता है कबाब वाला। कौन, कबाब वाला, ठीक है। फिर दूसरा आता है नारंगी वाला, ठीक है, नारंगी वाला। 3 नंबर में उसका जिक्र किया गया है घासीराम का, जो चना विक्रेता, घासीराम का जिक्र किया गया है। 4 नंबर हलवाई, हलवाई, ठीक है। 5 नंबर खुजड़ी, जो सब्जी विक्रेता, खुजड़ीन, सब्जी विक्रेता। फिर मुगल, यहाँ पर मुगल का जिक्र किया गया है, एक मुगल साम्राज्य का, मेवा वाला, ठीक है। फिर आता है पाचक वाला, यहाँ पर पाचक वाला, चूरन बेचने विक्रेता। फिर 8 नंबर में मेवा वाला, मुगल, शायद मुगल साम्राज्य का कोई, या फिर मेवा वाला को मुगल के नाम से जाना है। फिर मछली वाला, मछली वाली, ये लड़की थी, ठीक। फिर साइत वाली 9 नंबर में आता है,
वो आता है 9 नंबर में साहित वाला। ठीक है, जो कि साहित वाला क्या है, ब्राह्मण है, जात विक्रेता। इंपॉर्टेंट सही है। ठीक है, फिर आता है अंत में कौन आता है, बनिया। इसको क्रम में हमें याद रखना है। पहले बाजार में कबाब वाला के बारे में जिक्र किया गया है, कबाब वाले के बारे में, फिर नारंगी वाला, घासीराम, फिर हलवाई, फिर कुजड़ी, फिर मुगल जो जो क्या विक्रेता, मेवा विक्रेता, फिर पाचक वाला, फिर मछली वाली, फिर साइद वाली जो साइद वाला जो ब्राह्मण है, जात विक्रेता, फिर अंत में बनिया आता है। ठीक है, पात्र आते हैं और अपना अपना सौदा बेचते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु ने हिंदुस्तान की कमी को कुजड़ीन के माध्यम से, किसके माध्यम से, हिंदुस्तान की कमी को इंपोर्टेंस कुजड़ीन के माध्यम से कहलवाया। हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। तो कुजड़ीन की कथन है ये कि हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर किसका है बोल के। वही ब्राह्मण का अपना जात बेचना और धर्म एवं कर्म विहीन हो जाना दर्शाता है। ब्राह्मण क्या करता है, जात विक्रेता है, वो जात बेचता है। फिर पाचक वाले के द्वारा देश में व्यक्त भ्रष्टता, पाचक वाले के द्वारा क्या दिखाता है, इंपोर्टेंस, पाचक वाले के द्वारा देश में व्यक्त भ्रष्टाचार उसको दिखाता है, उजागर होता है। साहब लोग चूरन जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, ये भी PYQ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसका कथन है, साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर हम बात कर लिए, लेकिन यहाँ पर फिर से शॉर्ट में पढ़ देते। कबाब वाला पहले आता है जिसमें 84 प्रकार के मसाला ऐड किए थे। उसके बाद दूसरा घासीराम का जिक्र आता है, जो चना जोर गरम। ठीक है, यहाँ पर कुछ पंक्ति है घासीराम का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। चना खाबे तोकी मैना, तोकी और मैना उस समय की जो नृत्य प्रदर्शन करने वाले वेश्याओं का नाम है। बोले अच्छा बना चबेना, चना खाया गुफरन मुन्नी, गुफरन मुन्नी उस समय की मुन्नी एक कैरेक्टर आया है। और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, कौन खाते, बंगाली खाते, जिसके धोती ढीली ढाली। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूनी टिकट लगाते, ये इंपॉर्टेंस है। चना खाते तोकी मैना, बोले अच्छा बना चबेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर तोकी मैना का और ये मुन्नी का नाम आया हुआ है। ठीक है, ये इसको भी याद रखना है। फिर आता है नारंगी वाली, सिलहट की नारंगी। तो किस प्रकार की नारंगी बेच रही थी, सिलहट की नारंगी, बुटबल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, नींबू मीठा नींबू। फिर आता है रंगतारा, सकतरा या संतरा जो बोलते हैं। फिर आता है हलवाई 3 नंबर पे। पहले कौन आया, कबाब वाला, फिर घासीराम चने वाला आया, फिर नारंगी वाला, उसके बाद हलवाई आया। जलेबियाँ गरम गरम क्या बेच रहा था, जलेबी बेच रहा था। सेब, इमरती लड्डू, गुलाब जामुन। फिर आता है खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दाल मोठ, पकौड़ी, घेवर, गुपचुप, हलवा, हलवा, मोहन भोग। फिर आता है मोयनदार, क्या लड्डू, मोयनदार लड्डू बेच रहा था, सॉरी मोयनदार क्या है, कचौड़ी, कचाका हलवा, नरम चबाका, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चपाचप, ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये किसके कथन है, किसका कथन है, इंपोर्टेंस, कि जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, हलवाई का। ठीक है, रेबड़ी, कड़ाका, पापड़, पड़ाका, ऐसी जात हलवाई
जिसके 36 कोम है भाई, ऐसी जात हलवाई जिसके कितने 36 कोम है भाई, 36 कोम है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर आता है 5 नंबर में कुजड़ी का जिक्र किया गया है, जो सब्जी वाली या सब्जी सब्जी वाली है, ठीक है। यहाँ पर उसका कथन है, जैसे काजी वैसे पाजी, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न पूछ सकता है, ये किसका कथन है? ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ है, पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों इंपोर्टेंस है और ये कुचड़ीन का कथन है, ठीक है। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी, ये हिंदुस्तान का मेवा बैर और फूट। यहाँ पर मुगल मुगल जो है मुगल साम्राज्य का जिक्र किया गया है, जो कि बादाम, पिस्ता, अखरोट, अनार, बिहिदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश, आलू बोखरा, चिलगोजा, शेत, नाशपाती, बीही, सरदा, अंगूर का पिटारा आदि हजम नहीं कर पाते, ऐसा कुछ है। हिंदुस्तान का आदमी लकलक, मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदुस्तान का आदमी क्या है? लक लक। हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक। मोस्ट इंपोर्टेंट है गुजरीन, ठीक है। फिर आता है पाचक वाला, ये भी इसका तो पूछ लेगा कि कौन से नाटक का है। हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक। पाचक वाला, पाचक वाला का मोस्ट, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। यहाँ पर कृष्ण मुरारी के कैरेक्टर है कि चूरन को वेद का भारी, वेद में भारी है ये चूरन, भरी हुई है, ठीक है। और इसको कौन खाते हैं? कृष्ण मुरारी, भगवान कृष्ण जी खाते हैं, इंपोर्टेंट। मेरा पाचक है पचलोना, पाचक कितने हैं? 5 तत्वों से बना हुआ, या पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। यहाँ पर कौन आ गया? श्याम सलोना। जिसको मैं बॉक्स बना रहा हूं उसको ध्यान देना, इंपोर्टेंस है ये, इंपोर्टेंस, ये भी इंपोर्टेंस। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे का बहार, यानी उनका चूरन जो है, चूरन किस टाइप का? खट्टा था, खट्टा स्वाद का है और मसालेदार भी है। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस चूरन का नाम क्या है? हिंदू चूरन, चूरन वाला हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पुराण इसका काम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंक्ति, कि कवि कहते हैं कि हिंदू चूरन इसका नाम है, लेकिन इसका काम क्या है? विलायत पुराण। तो उस समय जो विलायती शासक थे वो लोग हिंदू देश यानी हिंदुस्तान से अपना सारा माल लेकर विलायत चले जाते थे, तो क्या हुआ काम उसका? विलायत पुराण, यानी भारत से जो सामग्री विलायत जाता है, विलायत की पूर्ति में लगा हुआ था। तो उस समय के हिंदू शासक भी थे, वो उनका सपोर्ट कर रहे थे, यानी उतना कुछ कर नहीं पाते थे, उनका गुलामी कर रहे थे। तो विलायत पूर्ण उसका काम है। तो ये चूरन का काम क्या है? विलायत को पूर्ण करना। चरण जब से हिंदू में आया, ये चूरन जब से हिंदू में आया, इसका धन बल घट गया। तो क्या हुआ? इसका धन बल सब कुछ घट गया। जब से ये हिंदुस्तान में आया ये चूरन, तब से धन बल घट गया। तो ये प्रतीकात्मक रूप से जब ब्रिटिश साम्राज्य जब भारत में आए, तब से भारत का धन और बल घटने लगता है, क्योंकि वो सब धन संपत्ति अपने देश को लेकर चले जा रहे थे। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट ये PYQ क्वेश्चन है कि जो लोग चूरन खाते हैं, साहेब लोग जब चूरन खाते हैं तो क्या करते हैं? सारा हिंद को हजम कर जाएंगे, हिंदुस्तान को ही हजम कर जाएंगे, ठीक है। फिर आता है 7 नंबर मछली वाला, मछली वाली, जो मछली विक्रेता है उसका कुछ ज्यादा जिक्र नहीं है। जात वाला, जात वाला ये ब्राह्मण है। जात लो जात, टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपना जात बेचते हैं।
टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी से ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसे कहीं वैसा व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने बेचे, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से लुटाए दिया, अनमोल माल ले टके शेर। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण जात वाला ब्राह्मण के वास्ते ये दिखाए है कि उस जो अंधेर नगरी में किस प्रकार से 1 टका में सब कुछ बिक्री होता था। जैसे जात टके शेर बिकता था, तो टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी कर दे। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश साम्राज्य की भ्रष्टता दिखाया गया कि ये जात धर्म के नाम पर किस प्रकार से बिजनेस कर रहे थे उस समय, ठीक है। उसको दिखाया कि ब्राह्मण से धोबी कर दिए, धोबी से ब्राह्मण कर दिए, टके के वास्ते क्या हिंदू से मुसलमान कर देंगे और हिंदू से क्रिस्तान कर देंगे। तो उस समय की व्यवस्था, उस समय की परिस्थिति को ये दिखलाता है, ठीक है। ये इंपोर्टेंस पंक्ति है। तो ये किसका है? उजले का। ये मोस्ट यहाँ पर लिखा है, इसको याद रखना। ये जात वाला का है। बनिया, तो बनिया क्या होता है? आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल ले टके से, ये इस सारे सामग्री ये बेच रहे थे, ठीक है। फिर आता बाबा जी का चेला। तो बाबा जी का चेला है महंत का चेला, महंत का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वाले के यहाँ जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर आए बाजार में उनको क्रम से याद रखना है हमें, जैसे यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। बाबा की चेला आता है और ये गोवर्धन दास बाजार में पहले किसके पास जाते हैं? पहले बनिया के पास जाता है, ठीक है। उसके बाद कुचड़िन के पास जाता है, उसके बाद हलवाई के पास जाता है और हलवाई से वो बात करता है, वाह 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 वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे तो मस्खरी तो नहीं करते? तो वो जब पूछता है कि सब टके के शेर, बनिया भी बोलता है कि भाई टके शेर सब कुछ, कुचड़ी भी बोलता है टके शेर सब कुछ मिलेगा, हलवाई भी बोलता है टके शेर में सब कुछ मिलेगा, 1 रुपया में सब कुछ मिलेगा। तो बोलता है कि क्या भैया मुझसे मस्खरी तो नहीं करते, सच सच सब कुछ टके शेर, सच में क्या ये सब टके शेर में मिलता है? हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके शेर। इस नगर में इंपोर्टेंस, इस नगर की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके शेर बिकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किसका कथन है? ये हलवाई का, ठीक है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसलिए मैं इसको रखा हूं कि गोवर्धन दास किसको पूछे थे बाजार में कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी, या किससे पता चला था कि इस नगर का अंधेर नगरी है, इस नगर का नाम अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट राजा है? किसने कहा, किससे पूछे थे? हलवाई से पूछे थे, और उनको पता चला था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और वो गीत गाते हुए जाते हैं, गोवर्धन दास जी गाते हैं, वाह 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 वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका पंक्ति है गोवर्धन दास। और ये कितने नंबर अंक में गाए थे? 2 नंबर अंक में ये गाए हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा खाजा, यही गाता है और आनंद से बिगुल बजाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये गाते, गीत तो गाते हैं और आनंद से क्या बजाते हैं? बिगुल बजाता है। ये इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ सकता है कि गोवर्धन दास क्या बजाता है? बिगुल बजाता है। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया। तो कितने पैसे? भिक्षा से उन्हें 7 पैसे मिले थे, 7 पैसे मिले थे, ठीक है। लाया हूं 3.5 सेर। कितने लेते हैं लड्डू? 3.5 सेर लड्डू लेकर जाते हैं, 3.5 सेर मिठाई देते हैं। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक खाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उन्हें भिक्षा से कितने मिले थे? 7 पैसे मिले थे
और उनसे ये क्या 3.5 सेर, 7 पैसे का 3.5 सेर मिठाई लेकर गए। फिर आ गया तीसरा अंक। तीसरा अंक कौन सी जगह है, स्थान क्या है, जंगल है। गोवर्धन 7 पैसे में खरीदी हुई 3.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी से मिलता है। तो वे पूछ बैठते हैं कि बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई। तो जब वो 3.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी के पास आता है तो गुरुजी पूछते हैं, बाबू किस धर्मात्मा की कृपा हुई जिससे इतने सारे मिठाई मिल गए तुझे। गोवर्धन दास टके शेर वाली दास्तान सुनाता है, जिसे सुनकर गुरुजी को नगर के बारे में आशंका होता है। वे अंधेर नगरी छोड़कर चले जाने को कहते हैं, पर गोवर्धन दास लालच में पड़कर साथ नहीं चाहता है। तो जब टके शेर के बारे में बताता है गोवर्धन दास, तो गुरुजी कहते हैं कि भैया ऐसे नगर में रहने का नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस नगर से जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन लालच में पड़ गया गोवर्धन दास, सर जी मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि दूसरे गांव जाएंगे तो हमें भिक्षा मिलता ही नहीं है, भूखे सोना पड़ता है। इससे अच्छा था कि 1 रुपया मिल जाए तो पेट भर खा के यहाँ पर पड़े रहो। ठीक है, यहाँ पर उसका विस्तृत में वर्णन करेंगे। नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब टके से बिकता है, यानी गुरुजी को पहले से ही, यानी गोवर्धन दास आने से पहले ही नारायण दास ये टके शेर वाले दास्तान सुनाए थे कि गुरुजी इस नगर में टके 1 रुपया में सब कुछ मिलता है। वो नारायण दास से ही पहले से गुरुजी को पता था। गोवर्धन दास अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये गीत गाता हुआ आ रहा था महंत। तो बच्चा ऐसी नगर में रहना उचित नहीं जहां टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिले। महंत जी कहते हैं कि इस नगर में रहना नहीं है कि जहां पर 1 रुपया में भाजी भी मिलता है और 1 रुपया में खाजा भी मिलता है, यानी अच्छी भी 1 रुपया और बुरी चीज भी 1 रुपया में मिल रहा है। तो यहाँ पर समझाने के लिए महंत जी, गोवर्धन दास को समझाने के यहाँ पर महंत जी दोहा गाते हैं। सेत सेत सब एक से जहां कपूस कपास, ऐसे देश उदेश में कबहू ना कीजिए विवास। मोस्ट इंपोर्टेंट ये PYQ है। कहते हैं कि सेत सेत सब एक से जहां कपूर और कपास, कर्पूर जो अमूल्य पदार्थ होता है, और कपा या रुई, ठीक है। तो जहां पर कपूर जैसे मूल्यवान पदार्थ और कपा या कपास जैसे, रुई जैसे मूल्यहीन पदार्थ 1 ही रुपया में मिलता है, जहां पर, तो इस प्रकार के देश में कभी नहीं रहना चाहिए। ये कहते हैं कोकिल बयन बयास एक समा, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहाना नेक विवेक। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जहां कहते हैं कि कोकिला बायस एक समान, कोकिला कोयल और बायस पक्षी जो कि शायद प्रूफ है, एक समान दिखते हैं, और पंडित और मूर्ख में कोई भेद नहीं रखा जा रहा है जिस नगर में। उस समय इंद्रायण दाड़िम विषय, जहां ना नेक विवेक, जहां पर इंद्रायण दाड़िम का कोई विवेक नहीं है। बसिए ऐसे देश नाही, कनक वृष्टि जो होया, रहिए तो दुख पाए, प्राण दीजिए रोया। मोस्ट इंपोर्टेंट कहते हैं कि ऐसे देश में नहीं बसना चाहिए। बसिए ऐसे देश नहीं, ऐसे देश में कभी नहीं बसना चाहिए जहां पर अच्छाई और बुराई का कोई फर्क नहीं है, ज्ञानी और गुणी और जो चोर या डाकू से कोई भेद नहीं है। कनक वृष्टि जो हो, कनक जैसे मूल्यवान पदार्थ की वृष्टि भी अगर इस देश में हो रहा है तो इस जगह पर रहना उचित नहीं है। रहिए तो दुख पाइए, अगर रहोगे तो दुख जरूर मिलेगा, प्राण दीजिए रोइए। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस दुआ को याद रखना भाई, ठीक है। सो बच्चा चलो यहाँ से ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिल जाए तो किस काम की, यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ से चलो चलो चलो, यहाँ पर 1000 मन मिठाई भी मिल जाए, मुफ्त में फ्री में मिल जाए, तब भी इस जैसे नगर में नहीं रहना चाहिए, कभी भी संकट आ सकता है। फिर आ गया चौथा अंक, राजसभा। ये सबसे रोचक है, रोचक, ठीक है। पिनक में बैठा राजा, एक फरियाद की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया कारीगर चूने वाला
भिस्ती, गडरिया को छोड़कर अंत में कोतवाल को फांसी का दंड दिया जाता है, क्योंकि अंततोगत्वा उसकी सवारी निकलने कारण ही बकरी दबकर मर गई थी। तो क्या होता है सीन, यह नाटक सबसे रोचक है। ठीक है, तो इस नाटक में राजसभा का वर्णन किया गया है, जैसे आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। और एक फरियादी, किसकी बकरी मर गई, फरियादी की बकरी मर गई थी, इंपॉर्टेंस, उसकी बकरी मर गई थी और राजा के पास न्याय मांगने के लिए वो आया। तो राजा कल्लू बनिया किसके दीवार गिरे थे, कल्लू बनिया के इसके दीवार गिर गए थे, दीवार गिर गए जिसके कारण उसकी बकरी मर गई थी। तो राजा ने उसका न्याय करने के लिए कल्लू बनिया को, कारीगर को, चूने वाला को, भिस्ती को, गडरिये को, इन सबको बुलाया। ठीक है, और अंत में किसको, बेकसूर कोतवाल को ही फांसी का दंड दे दिया, जिसकी सवारी उस रास्ते से होकर गुजर गई थी, इसलिए दीवार गिर गया और बकरी मर गई बोल दिए और उसको ही फांसी दंड दे दी। तो यहाँ पर भ्रष्ट शासन, जो चौपट राजा है उसके शासन व्यवस्था, जो कि ये चौपट राजा किसका प्रतीक है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था का प्रतीक है, जो लोगों के ऊपर मनचाहा अत्याचार कर रहे थे, जिसको अंत में क्या है, अपने मूर्खता के कारण ही मृत्यु हो जाता है। यानी वो कहते हैं कि ऐसे शासन व्यवस्था जो दूसरों का हानि पहुंचाता है या लूटता हो, वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। राजा, मंत्री, नौकर लोग यथास्थान स्थित है। तो राज्यसभा में राजा, मंत्री और नौकर अपने अपने स्थान पर स्थित है। सेवक आता, चिल्लाकर बोलता है, पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चौंक कर घबरा कर उठता है। क्या कहा, शूर्पणखा। आइए महाराज। भागते हैं, राजा डर कर भाग जाते हैं उठकर वहां पर। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। तो यहाँ पर शूर्पणखा एक कैरेक्टर का जिक्र किया गया है, इसको याद रखना। ठीक है, राजा, दुष्ट, लुच्चा, पापी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कड़े लगाओ। भैया हमको डरा दिया, 100 कड़े ठोक दो उनको। मंत्री कहता है, महाराज इसका क्या दोष, ना तमोली पान बनाकर, यहां पर देखो तमोली, कौन पान बनाता है, तमोली पान लगाकर देता, ना यह पुकारता। इंपॉर्टेंस, क्योंकि आजकल यूजीसी नेट में बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमको सब पॉइंट को पकड़ कर जाना पड़ेगा। राजा, अच्छा तमोली को 200 कड़े लगे, 200 कड़े ठोको कॉमेडी तमोली को। ठीक है, मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए, सुनकर थोड़े ही डरे हैं। पान खाइए, सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो किससे डरे हैं, शूर्पणखा के नाम से डरे हैं। शूर्पणखा को सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम, मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बैर बैर तुमको सौंत बुलाना चाहते हैं। तो यहां पर उस समय की जो राजा, मूर्ख राजा की शासन व्यवस्था को दिखाया गया है कि राजा किस प्रकार है। तो पान खाइए बोला तो वो शूर्पणखा समझ गया और भाई घबरा कर भागने लगा था। उसको समझाता है मंत्री, तो जो वो पान खाने के लिए जो सेवक लाकर उन्हें दिया था, उसको 100 कोड़े मारने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो शासन व्यवस्था किस प्रकार था और राजा की मूर्खता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चौपट राजा। फरियादी, तो फरियादी दुहाई है महाराज, दुहाई है हमारा न्याय हो। तो क्या हुआ, फरियादी की जो बकरी मर गई थी, तो राजा के पास आया। तो राजा बोले, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यमलोक के यहाँ भी ना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये किसका कथन है पूछेगा, किसका है, राजा का है। बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, दुहाई हो महाराज। तो किसके इंपॉर्टेंस है ये, किसके दीवार गिर गई, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ने के कारण उसकी बकरी मर गई। ठीक है, राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री कहते हैं, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकता,
जा सकती, ठीक है। अच्छा, इसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसकी उसको भाई बेटा नहीं होता या उसकी भाई बेटी नहीं होती, ठीक है। राजा, अच्छा तो कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़ कर बाहर जाते हैं और बनिया को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई, बोलो। नहीं अभी फांसी दूंगा। कल्लू बनिया क्या कहता, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी। तो यहाँ पर जो राजा की शासन व्यवस्था के बारे में बताएगा कि मूर्ख राजा किस प्रकार है कि जो कल्लू बनिया है उसकी दीवार गिर गई तो दीवार को पकड़ लाओ कहता है, और दीवार की भाई बहन रिश्तेदार जितने हैं उनको पकड़ कर ला कहता है। इसको मूर्खता का जिक्र किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एक करके सबको बुलाया जाता है राज दरबार में। पहले फरियादी आते हैं, हमारा न्याय हो, क्योंकि इसकी बकरी मर गई थी। किसकी बकरी मर गई थी, इंपोर्टेंस फरियादी की, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन आता है राज दरबार में, कल्लू बनिया आता है, ठीक है, जिसके दीवार गिर गई थी, इसकी दीवार गिर जाने के कारण उसकी बकरी मर गई थी फरियादी की। फिर आता है कि कल्लू बनिया कहता है कि महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वो गिर पड़ी, और भैया इसको निकालो निकालो, कारीगर को लाओ। राजा कहता है, कारीगर आता है, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, चूने वाले ने ऐसा चूना मसाला बनाया कि वो ढीला हो गया थोड़ा और दीवार गिर पड़ा, तो कारीगर को निकालो, चूने वाला के लाओ। तो चूने वाला 4 नंबर पे आया। चूने वाला के, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, ये भिस्ती पानी देते वक्त ज्यादा पानी उधेल दिया तो मसाला खराब हो गया। चलो भाई भिस्ती को बुलाओ। भिस्ती आया कि भिस्ती बोला कि महाराज कसाई वाले ने ऐसे कसाई मांस बनाई कि मैं पानी की ओर ध्यान नहीं दिया। चलो भाई कसाई वाले, ठीक है, कसाई सॉरी कसाई है। पर यहाँ पर गडरिया, ये 8 नंबर में है। 7 नंबर में गडरिया को बुलाए। गडरिया बोले कि कसाई बोला कि महाराज कसाई गडरिया ने मुझे बड़े भेड़ बेच दिया तो मैं ध्यान दे नहीं पाया। चलो गडरिया को बुलाए। गडरिया बुलाए कि महाराज कोतवाल का गाड़ी उस समय गया हमारे यहाँ से, तो मैं छोटे बड़े का फर्क नहीं पहचान पाया, बड़े दे दिया। तो भैया कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल को बुलाई और फांसी की सजा कोतवाल को ही दे दिए। देखो यहाँ पर ये कोतवाल है, ये है, इनको फांसी की सजा दे दी। 5वां अंक अरण्य है, ठीक है। इस अंक में गर्दन मोटे होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास को प्यादे के द्वारा पकड़ लिया जाता है और तमाम फरियाद के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। तो इसके गर्दन मोटे हो जाने के कारण 4 फरियाद आते हैं और उसको पकड़ ले जाते हैं, ठीक है, और फांसी की सजा देने के लिए। इसको पढ़ेंगे, ठीक है। गोवर्धन दास गाते हुए, तो 5वां अंक में गोवर्धन दास गाते हुए प्रवेश करते हैं और वो क्या गा रहे थे, राग काफी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये PYQ क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, राजा टके सिर भाजी, टका सिर खाजा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखो पहले क्या आया था, अंधेर नगरी चौपट राजा आया था, यहाँ पर अनबूझ राजा आया। ये कौन से अंक में, ये 5वां अंक में, ठीक है। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। यहाँ पर बताया कि नीच और ऊंच सब एक है। इस अंधेर नगरी में नीच व्यक्ति को भी एक समान देखा जाता है और उच्च व्यक्ति को भी एक समान देखा जाता है। भड़ुए व्यक्ति को और पंडित व्यक्ति को, जो झूठ बोलता है उस व्यक्ति को भी और पंडित को भी एक जैसे देखा जाता है। कुल मरजाद ना मान मान बढ़ाई, सबे एक से लोग बुलाई लुगाई। तो मान मर्यादा कोई देखा नहीं जाता, सब लोग को एक देखा जाता है। यानी चोर को भी जैसे देखा जाएगा, पंडित को भी वैसे देखा जाएगा। जात पात पूछे ना ही कोई, हरि को भये सो हरि को,
वही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को वैसे हरि को कोई, इंपोर्टेंस इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। बेश्या जोरो एक समान, बकरी गऊ एक करी जाना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये PYQ है, पूछा गया था। बेश्या जोरो एक समान किसका, किसके द्वारा बोला गया है ये पंक्ति, गोवर्धन दास। सांचे मारे मारे डाले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंतर छलहारी, सोई राजसभा बलिहारी। साच कहे तो पन ही खाबे, झूठे बहुविध उपाधि पाए। तो यहाँ पर वो अंधेर नगरी के बारे में बता रहे हैं कि जो सच बोलता है बाबू वो पन ही खावे, मार खाएगा, झूठ बहुविधि उपाधि पाए, जो झूठ बोलेगा बहुत प्रकार की उपाधि पाएगा वो। ठीक है, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एक हूं नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। ठीक है, ये कथन को थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई। तो कहते हैं कि धर्म अधर्म, धर्म जैसा अधर्म ऐसा, एक दरसाई, धर्म को भी जिस नजर से देखा जाता है अधर्मी व्यक्ति को भी ऐसा दिखाएगा। राजा करे सो न्याय सदाई, राजा जो बोलेगा वो न्याय संगत सदैव है, वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, भीतर स्वाहा बाहर साधे, राज करही अमले और प्यादे, अंधाधुन मच्चा सब देशा, मान हो राजा रहत विदेशा। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किसका पंक्ति है और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, याद रखना। गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। मोस्ट इंपोर्टेंट कि गाय, गो मतलब गाय, द्विज ब्राह्मण, श्रुति वेद, आदर नहीं कोई, तो गाय को, ब्राह्मण को, वेद को कोई आदर नहीं करता है, ऐसा लगता है। मानहु नृपति, नृपति मतलब राजा, विधर्मी कोई, कोई विधर्मी राजा है यहाँ पर। ठीक है, ऊंच नीच सब एक ही सार, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तार। इंपोर्टेंस पंक्ति है, इस पंक्ति को याद रखना। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये 5 नंबर अंक में कहते, अनबूझ राजा का 5 नंबर अंक में। ठीक है, याद रखना। 4 प्यादे और चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। तो कितने प्यादे आते हैं, 4 प्यादे आते हैं, इंपोर्टेंस 4 प्यादे आते हैं और उसे पकड़ ले जाता है। पहला प्यादा करे, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा कहता है, बाबा चलिए नमो नारायण कीजिए, इंपोर्टेंस। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि चल बे चल, बहुत मिठाई खा चुका, मोटापा है, मुटाया है, आज पूरी हो गई। ये किसका कथन है, पहला प्यादा का। दूसरा प्यादा, ये इंपोर्टेंस है, नमो नारायण कीजिए वाला, इसको थोड़ा याद रखिएगा। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं यह आफत कहाँ से आ गई, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो। पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या ना बनाया है, इससे क्या मतलब, आप चलिए फांसी चढ़िए। दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस बात से फांसी होती है। तो ये किसका कथन है, इंपोर्टेंट दूसरा प्यादा, कि भैया तुम मोटे हो गए हो इसीलिए तुम्हें फांसी में चढ़ाएंगे। पहला प्यादा कहता है कि देखो भाई बात यह है कि कल कोतवाल को, किसको, कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। अच्छा, जब फांसी देने को उसको ले गए, ठीक है भाई, तो फांसी का फंदा बड़ा हो गया। फांसी देने के लिए जब कोतवाल को ले गए, क्या हो गया, फांसी का फंदा बड़ा हो गया, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोग ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी को पकड़कर फांसी दे दो। देखो भाई, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट कि क्या हुआ था, कोतवाल को फांसी की सजा मिल गए थे, लेकिन कोतवाल भैया पतले थे, तो उनको जब फांसी की सजा देने के लिए ले गए तो वो फांसी का फंदा बड़ा हो गया। तो महाराज बोले कि भैया मोटे आदमी को लाओ, क्योंकि न्याय करना जरूरी है,
बकरी मरी है तो न्याय होगा, फांसी देंगे किसी को, तो किसी को भी दो, फांसी देना ही पड़ेगा, नहीं तो न्याय नहीं हो पाएगा। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? ठीक है भैया, कोई नहीं है दूसरा? पहला प्यादा कहता है, इंपॉर्टेंट। इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। और दूसरी, किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बताए कि हम लोगों के सिर कहीं ना घबराए। और फिर इस राज में साधु महात्मा, इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, ये पंक्ति है। इस राज में क्या है? साधु महात्मा, इन्हीं लोगों का ही दुर्दशा है। ये कथन किसका है? किसका है बाबू? पहला प्यादा का है, इंपॉर्टेंस है, याद रखना, इससे तुम्हें फांसी देंगे। ठीक है, तो छठा अंक, छठा अंक क्या है? स्मशान है। देखो ये स्मशान का दृश्य है। जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को होता है, गुरु और नारायण दास आ जाते हैं। महंत अपने चतुर बुद्धि द्वारा बैकुंठ जाने की बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उद्वेलित कर देता है और अंत में राजा स्वयं फांसी चढ़ देता है। तो इस अंक में क्या होता है? स्मशान में ले जाकर गोवर्धन दास को फांसी देने वाले ही थे, तभी तो गुरु और नारायण दास पहुंच जाते हैं और गुरु जी अपने चालाक बुद्धि के कारण बैकुंठ जाने के बाद बतला देता है और राजा अंत में फांसी चढ़ जाता है। इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं थोड़ा। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। ठीक है, गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरा यह क्या दशा हो गया? गोवर्धन दास प्रकट। तब तो गुरुजी, तो क्या होता है, क्या दशा हो जाता है? तो बोलता है कि गुरुजी मुझे ये लोग घसीट कर ले रहा है, मैं आपका बात नहीं माना इसलिए मेरे ऐसे दशा हो गया, गुरुजी मुझे रक्षा करो। ठीक है, तो गुरुजी क्या करते हैं? महंत गोवर्धन दास को, धन दास के कान में कुछ बात बतलाते हैं और प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है गोवर्धन दास? तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत कहता है नहीं बच्चा, तुमको मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी हमको फांसी चढ़ने दो। तो बोल दिए कि भैया हम फांसी चढ़ेंगे। गुरुजी बोले नहीं बच्चा, मैं बड़ा हूं तुझसे, मैं ही चढ़ूंगा फांसी। तो वहां पर जो लोग थे चकित, अरे भैया ये क्या झोल हो रहा है? तो वो लोग गए और राजा को बोले कि राजा ये समस्या हो रहा है कि गुरु बोल रहा है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, रहो गोवर्धन दास और उनका शिष्य बोल रहा है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, आखिरकार माजरा क्या है? तो क्या हुआ? राजा, मंत्री और कोतवाल वहां पर आते हैं। राजा गुरु से बोलते हैं बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हो? राजा गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो? महंत जी बोलते हैं कि राजा इस समय ऐसा शायद है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। तो बोल दिए गुरुजी कि भैया इस समय जिसकी मृत्यु होगी सीधा स्वर्ग वैकुंठ पर पहुंच जाएगा। तब मंत्री बोले तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास फिर बोले अरे हमको हुक्म है। कोतवाल बोल दिए क्या बोले? हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा बोले अबे चुप चुप रहो सब लोग राजा के आछत, और कौन वैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी चढ़ाओ हमको फांसी। तो राजा को ले गए और फांसी चढ़ाने लगे। तब महंत अंत में गाते हैं, जहां ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सुजन समाज, ते ही आप हो नशे जैसे चौपट राज। मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछा गया था PYQ, इसको याद रखना। तो कहते हैं कि जहां पर धर्म का कोई कद्र नहीं किया जाता या इज्जत नहीं किया जाता, ना बुद्धि नहीं होता, कि नीति का पालन नहीं किया जाता, या सुजन समाज नहीं होते, या अच्छे इंसान नहीं होते, तो ऐसे ही आप नशे। तो ऐसे ही राज्य में जिस प्रकार से इस चौपट राजा अपने ही मंद बुद्धि के कारण मर गया, उसी कारण ही उस साम्राज्य का विनाश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रमुख उदाहरण थोड़ा चर्चा करते हैं। वैसे तो हम सब उदाहरण के बारे में बहुत विस्तृत से बात कर लिए है ऊपर, यहाँ पर थोड़ा बहुत। पहले अंक में बाह्य प्रांत,
इसका याद रखना बाबू, पहले अंक में क्या है, दूसरा अंक में क्या है, इसका क्रमिक रूप से हमें सजाना पड़ता है। महंत जी बोले थे राम भजो राम भजो राम भजो भाई, इंपॉर्टेंस है। दूसरा अंक में बाजार है, दूसरा अंक, ठीक है। यहाँ पर जात लो जात, टके सिर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठ गवाही दे, झूठी गवाही, वेद धर्म कुल मर्याद सच्चाई बढ़ाई, सब टके से। किसने ये बोला था, किसका कथन है, जात वाला ब्राह्मण का, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, किसका, गोवर्धन दास का फेमस पंक्ति है। तीसरा अंक क्या है, जंगल है, ठीक है। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू ना कीजिए बास, किसका है बाबू ये कथा, महंत जी का है, और ये इंपोर्टेंस है। चौथा अंक राजसभा, चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा, जैसा यमलोक में भी ना होगा, किसका है, राजा का, किससे कहे थे बाबू, फरियाद से, ठीक है। पांचवा अंक स्थान अरण्य है, बेश्या जोरो एक समान, किसका है ये, गोवर्धन। अंधाधुन मच्चा सब देशा, मान हो राजा रहत विदेशा, गोवर्धन दास, ये इंपॉर्टेंस है, ये दोनों को याद रखना। छठा अंक स्मशान, जहां ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सुजन समाज, ते हूँ आप हूं न से जैसे चौपट राज, किसका है, महंत जी का, ठीक है। धन्यवाद। आज अंधेर नगरी यहाँ पर समाप्त होता है। अंधेर नगरी से संबंधित जितना भी पीवाईक्यू प्रश्न या एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं, हम अगले क्लास में इसका चर्चा करेंगे और उस प्रश्न का वाचन करेंगे, अभ्यास करेंगे।